अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने असली रंग में आ चुके हैं और वो अपने रंग में क्या है, दुनिया भर के बाजार गोते लगा रहे हैं। कि चूंकि और देश अभी तक टैरिफ लगा रहे थे, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे ताइवान हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो जिनसे अमेरिका इंपोर्ट कर रही थी सर्विसेज और गुड्स, वो अभी तक अमेरिका नहीं चार्ज कर रही थी। मतलब अमेरिका से हम पैसा वसूल रहे थे उसके सामान के लिए, जी जी। वो हमसे नहीं वसूल। जिस ब्रिटेन को सबसे नजदीकी साझेदार माना जाता है, बिल्कुल भाई भाई जैसे रहते, वहाँ के पीएम स्टारमर का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हुआ है। ग्लोबलाइजेशन खत्म नहीं हो रहा है, चूंकि यूके और यूएस में सैंक्शंस और यूक्रेन वॉर के कारण बहुत सारी तलखियां हैं, तो उनको एक मौका मिल गया है बस। और क्योंकि यूके और यूएस तो बहुत अच्छे अलाइड हुआ करते थे किसी ज़माने में, यूरोपियन यूनियन और यूएस बहुत बड़े अलाइड हुआ करते थे, लेकिन अब ये है कि यूक्रेन वॉर में अमेरिका की एक छवि अजीब सी बनी है कि कभी वो जेलेंस्की जी का साथ देते हैं और कभी वो पुतिन जी के साथ बिजनेस की बात करते हैं। हाँ, क्या ना वैसी बात करते हैं। जो रेजिडेंट्स हैं उनको जो सोशल सिक्योरिटी को लेके कमिटमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जो उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो भी तो उनको कहीं से जनरेट करना पड़ेगा। आप कितना ही लोन लेंगे? फॉरेन रिजर्व मतलब डॉलर। डॉलर किसका? अमेरिका का। अमेरिका को नोट छापने के लिए किसका रेफरेंस लेना है? फॉरेन रिजर्व और गोल्ड रिजर्व। उसका फॉरेन रिजर्व क्या? डॉलर। ये एक बड़ी अनसुलझी सी गुत्थी है। सेंसेक्स में जो आज गिरावट आई है वो केवल परसेप्शन की है। देखिए, टैरिफ्स लगे हैं, लॉस बुक हुए हैं। जैसे टाटा जो अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं अपने यूएस के सब्सिडरी को, है ना, रोक दिया है, उनको लॉस होगा, वो अपने कॉस्ट एक्चुअलाइजेशन सारी चीज़ें तमाम चीज़ें करेंगे। दूसरी चीज़ कि शेयर मार्केट गिर गया है, अमेरिका का शेयर मार्केट गिरा था, ग्लोबल शेयर मार्केट्स क्रैश हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी आना था क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के दौर में हैं। अभी भी कुछ ऐसी चीज आपको लग रही है जिसके बारे में शायद हमें बात करनी चाहिए थी और छूट गई? मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वो जो कियोस है या पैनिक सिचुएशन है या अनिश्चितता है या लोगों का भय, या जो सुबह से हम न्यूज़ में देख रहे हैं 9 सवा 9 बजे से कि सेंसेक्स गिर गया, 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, इतना परसेंट गिर गया, इतनी ओपनिंग थी, इतनी क्लोजिंग थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने असली रंग में आ चुके हैं और वो अपने रंग में क्या है, दुनिया भर के बाजार गोते लगा रहे हैं। भारत की निफ्टी हो या अमेरिका का बाजार, सबने गहरे गोते लगाए हैं। ऐसे में दुनिया भर के लोगों का इंटरेस्ट है कि आखिर बाजार किस तरफ जाने वाला है। अब बाजार के मामलों में हमारी कोई खास विशेषज्ञता है नहीं, इसीलिए इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सानिध्य पुस्तक। आप एडवोकेट हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं और इसके साथ ही और भी अलग अलग तरह के विषयों पर रुचि रखते हैं। आज हम सानिध्य जी से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर हुआ। संजी, एक चीज तो सिंपल है, हमें समझ में आ रहा है कि अमेरिका अगर टैरिफ लगाएगा तो उससे अमेरिका में आने वाली चीजें महंगी होंगी और उसका असर पड़ेगा अमेरिका की जनता। जिस अमेरिका की जनता को वोट देना है डोनाल्ड डोनाल्ड उन्हीं के लोगों के लिए चीजों मुश्किल क्यों? देखिए, ये चीज़ तो पिछले 2 या 3 दिनों से हमें दिख रही है। ग्लोबल मीडिया इसको रिप्रेजेंट भी कर रही है और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी हम तरह-तरह के वीडियोज़ देख रहे हैं कि अमेरिका की जनता सड़कों पे आके डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रही है और ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और तमाम जो उनके उद्योगपति दोस्त हैं, उनके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको आज का जो उनका वक्तव्य आया है डोनाल्ड ट्रंप का, जो उन्होंने अपने प्लेन से दिया है कि ये एक कड़वी दवाई है टैरिफ, जो अमेरिका को हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए परेशानी में पैदा खड़ी कर दे या परेशानी लोगों को महसूस हो, लेकिन अगर हम उसका दूरगामी दृष्टि में देखें तो उसमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा आएगा। अब हम आपके सवाल पे आते हैं, दूसरे सवाल पे, कि चूंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो डोनाल्ड ट्रंप का चीज़ें महंगे करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, क्या होगा कि उन्होंने सबसे पहले तो उसको इस तरीके से शुरू किया है कि चूंकि और देश अभी तक टैरिफ लगा रहे थे, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे ताइवान हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो जिनसे अमेरिका इंपोर्ट कर रही थी सर्विसेज और गुड्स, वो अभी तक अमेरिका नहीं चार्ज कर रही थी। मतलब अमेरिका से हम पैसा वसूल रहे थे उसके सामान के लिए, जी जी। वो हमसे नहीं वसूल। वो हमसे पैसा, तो साथ में हम जो टैक्सेस जो टैरिफ है, वो जो हम वसूल रहे थे वो नहीं वसूल रहे, उनका ये कहना था। जो उन्होंने 2 तारीख को लिबरलाइजेशन डे मनाते वक्त कहा था और उसके पहले भी वो तमाम प्लेटफॉर्म से बोलते रहे थे।
तो उन्होंने ये कहा है कि अब हम उस पैसे को चार्ज करेंगे टैरिफ के फॉर्म में और हम लोगों को इतनी छूट नहीं देंगे कि वो अमेरिका के लोगों से पैसा लें, लेकिन खुद पैसा ना दें। इससे ये होगा कि चूँकि चीज़ें महँगी हो जाएँगी, तो शॉर्ट टर्म में तो हमको ये लग सकता है कि चीज़ें महँगी हो गई हैं, हमारी परचेज़िंग पावर कम हो गई है, तमाम चीज़ें किसी को लग रहा है जो अच्छा ये सब चीज़ें अनिश्चितताएँ हैं, जो अभी तक धरातल पे नहीं आई हैं। ना ही किसी की फ़िलहाल नौकरी गई है, ना ही किसी देश की इकोनॉमी बहुत नीचे गिर गई है। शेयर मार्केट जो नीचे गिरा है यार करप्शन की परसेप्शन की बात है। अच्छा, ये जो आइडिया है टैरिफ का, जी, क्योंकि अमेरिका अपने आप को रिप्रेजेंट करता है द बीकन ऑफ डेमोक्रेसी। जी, जी। दुनिया भर के लोगों के उदारीकरण के सबसे बड़े मसीहा हैं, कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम आएँगे। जी, जी। ऐसे में ये टैरिफ की हिस्ट्री कहाँ से आती है? टैरिफ का जो आइडिया है दूसरे देशों पे आर्थिक रूप से दबाव बना के करना, ये कहाँ से आता है? इसका क्या देखिए ये इसको ऐसे देखें कि ये बहुत सदियों से हम मान लें टैरिफ हम लगाते आ रहे हैं, जिनको हम पहले चुंगी बोलते थे, जिसको पहले ऑक्ट्रॉय बोलते थे, वो पहले से लगा आ रहा है। कुछ देश लगा रहे थे, कुछ देश नहीं लगा रहे थे। ये हर देश के राजस्व में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। अमेरिका का कहना है वो अभी तक टैरिफ नहीं लगा रहा था, इसलिए उसने टैरिफ लगाना शुरू किया। तो कोई नया नहीं है टैरिफ का फिनोमिना। अमेरिका ने और ट्रम्प ने जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर किया है 2 तारीख को, तो वो एक ग्लोबल एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा है या लो या ग्लोबल सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है नेगेटिव। मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा उसमें ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका की बहुत बड़ी कोशिश है कि भारत उसके फार्म गुड्स को खरीदे, फार्म प्रोडक्ट्स को खरीदे जी, जी। और भारत इसको बहुत ज़ोर से डिफेंड कर रहा है, बहुत ज़ोर से रोक हाँ, भारत ने यहाँ तक कि जो अडल्टरेटेड सीड्स हैं उनको भी अलाउ नहीं करता है, जो जीन जी, जी। ये गेम क्या है पूरा? ये भारत कैसे प्रभावित होगा, अमेरिका कैसे प्रभावित ये एक तरीके से हम अगर देखें तो ये बार्टर सिस्टम जो पहले हमारे यहाँ भी होता था, सिंधु सभ्यता जब हमारे यहाँ थी, उसके बाद भी काफ़ी समय तक चला। जब हाँ, गाँव में अभी भी चलता है, छोटे स्तर पे कि अगर किसी के यहाँ गेहूँ हुआ है, तो वो किसी और से अनाज दूसरा ले लेगा या शक्कर ले लेगा या नमक ले लेगा। घर में जो पारिवारिक तौर पे जो कुछ महिलाएँ काम कर रही हैं, जो नाई आती उनको अभी भी साल में 1 बार आप इतना मिलता है ना, वो चीज़ें हैं, पैसे ले लीजिए। जी, जी। तो जब तक करेंसी सर्कुलेशन में नहीं आई थी, अभी नहीं, पहले जब अलग-अलग राजशाही थी या अलग-अलग समुदायों या साम्राज्यों का राज था। जब तक करेंसी नहीं आई थी तब तक बार्टर सिस्टम भी एक्जिस्टेंस में था। तो वही अमेरिका करना चाहता है कि हम आपसे ये खरीदेंगे, आप हमसे ये खरीदें। वो हमसे ये भी कहेगा कि चूँकि ट्रेड डेफिस अच्छा एक चीज़ और है, हम सरप्लस ट्रेड डेफिसिट में हैं अमेरिका से। हम अमेरिका को जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा कम उससे इम्पोर्ट करते हैं। जी, तो हम अमेरिका से सरप्लस डेफिसिट में हैं, सॉरी सरप्लस में हैं। जी, सरप्लस है हमारा। तो हम सरप्लस अलावा मुझे ऐसे एग्ज़ैक्टली फिगर्स तो हम उसको अपने दर्शकों के लिए हम ये डेटा सर्च करके स्क्रीन पे लाते हैं। ठीक है। गूगल का दौर जी, जी। तो वो ट्रेड डेफ़िसिट में है हमें। गलत फ़िगर्स बताने से बेहतर है कि हम एग्ज़ैक्ट फ़िगर बता दें, ठीक है? हम ट्रेड सरप्लस में हैं। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि हम उससे फूड ग्रेन्स खरीदें, फूड आइटम्स खरीदें और साथ में वो ये भविष्य हाँ, ज़रूरत है। भारत को किस चीज़ की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेसिकली फूड्स की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हुआ। हाँ, अमेरिका ये ज़रूर कर सकता है कि वो हमसे कहे कि हमारे यहाँ से जो थोड़ा बहुत पेट्रोलियम रिज़र्व है, उससे आप हमसे क्रूड परचेज़ कीजिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो ईरान और एक्स-वाई-ज़ेड कंट्रीज़ हैं, उनसे अगर उसका कोई रेगुलेशन जो उसने इम्प्लीमेंट किया है, उसको वो इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट यहाँ से करा सकता है कि आप ईरान से जो खरीदते हैं, उसका इतना हिस्सा आप हमसे खरीद दीजिए या आप इस देश से खरीदते हैं, तो उसका इतना हिस्सा आप हमसे ले लीजिए। वो इस तरीके से कर सकता है और वो अमेरिका है, बिग ब्रदर बनने की कोशिश हर जगह करता है, तो ये किया जा सकता है उसके द्वारा। यहाँ पे भी क्या है। अच्छा जैसे जो बयान आए हैं दुनिया भर के नेताओं के द्वारा, दुनिया भर के नेताओं ने जिस ब्रिटेन को सबसे नज़दीकी साझेदार माना जाता है, बिल्कुल भाई-भाई जैसे रहे, भी जॉइन की। वहाँ के पीएम स्टारमर का कहना है कि ग्लोबलाइज़ेशन का दौर खत्म हुआ है, ग्लोबलाइज़ेशन खत्म हुआ। जी। क्या ये वास्तविकता है? ये वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। हम इस जो उनका वक्तव्य आया है, फ्लो में बोलिए। फ्लो में बोल गए और जो वक्तव्य आया है उसके लिए कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा। जब यूरोप ने समर्थन देना शुरू किया यूक्रेन को और उसके बाद यूरोपियन यूनियन और यूएस में वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने शुरू हुए।
तो यूरोप वैसे भी और इंग्लैंड वैसे भी अमेरिका को पसंद नहीं कर रहे थे। अब तमाम चीज़ें के सैंक्शन वो लगाने की बात करते थे, ये लगाने की बात करते थे। तो ये टैरिफ लगाने के बाद उनको एक मौका और मिल गया कि वो ग्लोबल लेवल पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन का दौर खत्म हो गया है। देखिए, ग्लोबलाइज़ेशन का दौर खत्म अब नहीं हो सकता और ना वो पहले खत्म था। और वो उसका कारण है कि देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट अमेरिका बना रहा है, कोई फिनिश गुड्स अमेरिका बना रहा है, या मान लीजिए एक उसने लैपटॉप बना के दिया, तो लैपटॉप में जो कलपुर्जे लगेंगे, वो पूरे कलपुर्जे अमेरिका खुद नहीं बना पाएगा। भले ही वो चाइना से ना ले, भारत से ना ले, ताइवान से ना ले, उसे कहीं न कहीं से कोई कलपुर्जा या कोई सर्विस उसको लेनी ही पड़ेगी। रॉ प्रोडक्ट्स उसको लेने ही पड़ेंगे। तो उन सबको वो मिला के फाइनल प्रोडक्ट लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन के फ़ॉर्म में बना के वो दुनिया को डिलीवर कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने वैश्विक रूप से लोगों से गुड्स, रॉ मटेरियल के फ़ॉर्म में किसी भी कंट्री से लिए, या आईटी सर्विसेज़ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम आईटी सर्विसेज़ यूएस को करते हैं, तो इनकी सर्विसेज़ भी लेगा जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। भारत दवाएँ भेजता है। हाँ, दवाएँ बेचता है। अब वो दवाओं को चलिए ठीक है, अब हम इसको थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करते हैं। हम जो दवाएँ बनाते हैं, उसका रॉ मटेरियल भी हमें कहीं-कहीं से लेना पड़ता है। हम कहीं-कहीं से लेके डायरेक्टली अमेरिका को दे रहे हैं। दूसरे देशों दूसरे देशों से हम रॉ मटेरियल हम कई देशों से कई किस्म के हमारे केमिकल्स आते हैं, सॉल्ट्स आते हैं, है ना? उन सबको ब्लेंड करके उसके बाद हम एक दवाई बना के उनको या सिरप बना के उनको सेल करते हैं। तो हम उन गुड्स और सर्विसेज़ को ले रहे हैं और उसके बाद फिर हम अमेरिका को बेच रहे हैं। तो यहाँ इनडायरेक्टली अमेरिका उसमें ग्लोबलाइज़ेशन का पार्ट है। बिल्कुल। तो ग्लोबलाइज़ेशन खत्म नहीं हो रहा है, चूँकि यूके और यूएस में सैंक्शंस और यूक्रेन वॉर के कारण बहुत सारी तल्खियाँ हैं, तो उनको एक मौका मिल गया है, बस और कुछ। वो छोटे-छोटे सवाल हैं। एक तो क्या ये जो बयान आया है ब्रिटेन की तरफ से, ये इनका थोड़ा ट्रॉमा मेमोरी भी बोल रही है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही यूनाइटेड किंगडम जो था, जी। आपका वो टूटा है। बहुत बड़ा ट्रेड फ्री आपको फ्री ट्रेड मिलता था, वो टूटा है। तो उसका भी थोड़ा झटका मिला, और दूसरा मैं साथ में ही जोड़ देता हूँ। अब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि कड़वी दवाई है, बाद में फायदा होगा। लेकिन जो बीमार आदमी है, जिसकी दवा उसको जो $2 में मिल रही थी, वो $6 की अगर हो जाएगी, 34% बढ़ेगा ना, तो 34% ही बढ़ता है, तो ₹100 की दवा ₹134 की। जी, जी। ये तो जोरदार झटका है। हाँ, लेकिन उसको भी हम शायद वो अब चूँकि पॉलिसी मेकर्स वो हैं, तो वो बेहतर बता पाएँगे उस चीज़ का, लेकिन फिर भी हो सकता है जो भी पॉलिसी उनकी चल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके और सोशल सेफ्टी को लेके, सोशल नेसेसिटीज़ फुलफ़िल करने को लेके, जो अमेरिका सरकार खुद ही अपने दायित्व पूरे करती है, वो उनके थ्रू करेगी। अब हम पहले सवाल की तरफ आते हैं कि क्या वो ट्रॉमा दिख रहा है यूके को? हो सकता है वो दिख रहा हो, क्योंकि पिछले बहुत छोटी अवधि में अगर हम देखें कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं, वो 2 या 3 प्रधानमंत्री, 3-4 हाँ, 3-4 प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए, फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ा, फिर नए आए, उनकी पार्टी में ही विद्रोह हुआ कि अब ये नहीं, अब ये नहीं, ये कोई भी हो उसमें व्यक्ति, और वहाँ भी मंदी आने की संभावना ऐसी लग रही थी, चूँकि वहाँ उस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, जिस तरीके की वहाँ उम्मीद की जा रही थी। ये हो सकता है, और चूँकि उनको ये प्रेज़ेंट करना है कि यूएस सबके लिए बुरा है। ये भी एक ट्रॉमा का, हाँ, इनडायरेक्टली वही फिर मैं यूक्रेन वॉर से कनेक्ट करूँगा, क्योंकि यूके और यूएस तो बहुत अच्छे अलाइड हुआ करते थे किसी ज़माने में, यूरोपियन यूनियन और यूएस बहुत बड़े अलाइड हुआ करते थे। लेकिन अब ये है कि यूक्रेन वॉर में अमेरिका की एक छवि अजीब-सी बनी है कि कभी वो ज़ेलेंस्की जी का साथ देते हैं और कभी वो पुतिन जी के साथ बिज़नेस की बात करते हैं। हाँ, हाँ, है ना? वैसी बात करते हैं। तो हो सकता है, लेकिन इसके थ्रू यूके को केवल एक मौका मिल गया ये बताने का कि भाई अमेरिका अगर हमारे लिए बुरा है, तो वो यूक्रेन के लिए तो बुरा है ही। हमारे लिए भी बुरा है, पूरी दुनिया के लिए बुरा है, क्योंकि उसने सैंक्शन लगा दिए, टैरिफ लगा दी। विलन अब बनाने की कोशिश। विलेन बनाने की कोशिश। अच्छा, और जो कड़वी दवाई, अब दूसरे सवाल पे हम आते हैं। अब जो कड़वी दवाई की बात है, कड़वी दवाई की बात का देखिए हम इस तरीके से समझते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रम्प दूसरे टेन्योर में अपने इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, और जो अभी आप डिस्कशन शुरू होने से पहले बता रहे थे, वो उनका मोटो था। तो वो उस मोटो की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि क्या होगा अगर कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए एक चेयर है, एक चेयर अगर अमेरिका ₹134 में पहुँचेगी, जो आपने बताया ₹100 उसकी वैल्यू होगी, ₹34 टैक्स लगाएँगे टैरिफ्स, 134 में पहुँचेगी। तो आदमी बोलेगा यार 134 की हम चेयर नहीं खरीदेंगे, अगर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति बना दे, ₹100 में ही या ₹102 में,
या 110 रुपए में, उसको प्रेफर करें। बहुत हुआ तो 120 रुपए में, तो हम उसको प्रेफर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ही वो व्यक्ति रहेगा, वो जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो हमारा होगा, वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो हमारा होगा, वो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी वो हमारी होगी। अच्छा, उसमें एक कारण और है ये सब करने का उनका, शायद क्योंकि उनकी जो डेट है वो जीडीपी का करीब-करीब 100% से ऊपर पहुँच गया। 100 सवा 100% है ना? मैं 100 ही बोलने वाला था, तो वास्तविकता तो करीब सवा 100% के लगभग-लगभग है। तो वो जब इतना पहुँच गया है और उनकी जो सोशल सिक्योरिटीज़ को लेके कमिटमेंट है अपनी जो सिटीज़न्स हैं और जो रेज़िडेंट्स हैं, उनको जो सोशल सिक्योरिटी को लेके कमिटमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए जो उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो भी तो उनको कहीं से जनरेट करना पड़ेगा। आप कितना ही लोन लेंगे? डॉलर तो खुद ही छाप रहे हैं। हाँ, नहीं, वो खुद छाप रहे हैं डॉलर्स, लेकिन आप जो डॉलर्स भी आपको अगर कहीं से लोन लेने जाएँगे, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से लोन लें, तो वो भी आपकी फिर क्रेडिट रेटिंग्स खराब करेगा। डेट कैप है, उसको लगातार बढ़ा रहा है वो। कॉमर्स जो है उसमें लगातार, क्योंकि ये भी बड़ी मजेदार चीज की बात, आप शायद इस चीज को बेहतर तरीके से और समझा पाएंगे मैं देखने वाला हूँ, कि दुनिया भर के लोग जो ट्रेड करते हैं वो डॉलर वो मानक के तौर पर क्लियर करके, बिल्कुल। और डॉलर अमेरिका का है जी। हमको नोट छापने के लिए अगर हम रुपी छापना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फॉरेन रिजर्व और गोल्ड रिजर्व बनाना पड़ता बराबर करना है, बराबर करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। फॉरेन रिजर्व मतलब डॉलर। डॉलर्स। डॉलर किसका? अमेरिका। अमेरिका का। अमेरिका को नोट छापने के लिए किसका रेफरेंस लेना है? फॉरेन रिजर्व और गोल्ड रिजर्व। उसका फॉरेन रिजर्व क्या? डॉलर। डॉलर्स। ये मा- वो ये एक बड़ी अनसुलझी सी गुत्थी है, जो सुलझती ही नहीं है कभी। से आपने एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल डेवलप किया है जिस आप हमेशा उम्र को वो करके रख सो, आप हमेशा फायदे में रहो, और उसके बाद भी जो लिमिट आपने खुद सेट की थी, आपकी इकोनॉमी इस हालत में है कि आपको उस लिमिट को भी हर 2 साल में बढ़ाना पड़ रहा है, लगातार आती और उसमें ये भी होगा एक चीज़, अब हम आते हैं सेंसेक्स पे। है। सन और अब जो आपने कहा है गोल्ड, फॉरेक्स, अब हम सेंसेक्स पे आ जाते हैं। सेंसेक्स में जो आज गिरावट आई है, वो केवल परसेप्शन की है। देखिए, टैरिफ्स लगे हैं, लॉस बुक हुए हैं। जैसे टाटा जो अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं अपने यूएस के सब्सिडरी को, है ना? रोक दिया है, उनको लॉस होगा, वो अपने कॉस्ट एक्चुअलाइज़ेशन सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें करेंगे। हम जो बाकी प्रोडक्ट बेचते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, ऑटो पार्ट्स जो बेचते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन उसका हम जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया जो अपना टोटल एक्सपोर्ट करता है, वो जीडीपी का 12.5% है। और यूएस को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो केवल 2% है, लगभग-लगभग। केवल को ये ना माना जाए कि वो केवल है, छोटा-सा फिगर है। अगर हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने की, आईएनआर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत बड़ा फिगर निकलेगा। लेकिन अगर हम टोटैलिटी में देखें तो भाई हमारा 2%, जीडीपी का 2% उससे इम्पैक्ट आया है, और वो भी पूरा नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने फार्मा को शायद छोड़ दिया है और आईटी को तो छोड़ ही दिया है उन्होंने। फॉर्म जी, जी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोट किया है, अभी 4 दिन पहले उनका एक न्यूज़ आर्टिकल था, उसमें गूगल पे अवेलेबल है और मैंने भी वहीं से पढ़ा है। गूगल, ठीक है, गूगल, राइट, ठीक है। सो 2 हाँ, फार्मा को उन्होंने एग्ज़ेम्प्ट किया हुआ है, और आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज़ को। तो जो हमारा मेजर टर्नओवर में अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालें, तो मेजर जो प्रॉफिटेबिलिटी देता है वो आईटी सर्विस देता है। वो जब हमने एग्ज़ाम मतलब वो जब टैरिफ से एग्ज़ेम्प्ट हो गया है, तो उसके बाद फिर हम आईटी सर्विस हमारी एग्ज़ेम्प्ट है, फार्मा हमारा एग्ज़ेम्प्ट है। तो मेनली जेम्स एंड ज्वेलरी, मोटा-मोटी अगर हम देखें तो जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसके बाद ऑटो पार्ट्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, ये सब हमारे थोड़े-से महँगे हो जाएँगे। लेकिन जो हमारा 2% एक्सपोर्ट करने के अलावा बाकी का 10.5% है, वो बाकी है जो हम एक्सपोर्ट दूसरी चीज़ों का, दूसरी दुनिया दुनिया के दूसरे देशों को करते हैं। और हमारा बाकी भी तो जीडीपी का, जो हमारी डोमेस्टिक जीडीपी है, उसका भी तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना। हम उस चीज़ को देख ही नहीं रहे। हमने ये केवल परसेप्शन बनाया कि टैरिफ आ गया है, बाज़ार गिरेगा। बाज़ार देखिए, अमेरिका में अगर बाज़ार गिरेगा तो दुनिया के सारे बाज़ार गिरेंगे। शुरुआत बाज़ार वहीं से हुई। एनवीडिया एग्ज़ाम्पल है। एनवीडिया के एक छोटा-सा चाइना में एक ऐप आया, चैट जीपीटी को के मुकाबले में, डीप सीक है। हाँ, ठीक है, वो आया और उसने एनवीडिया को धराशायी किया, शेयर मार्केट गिरा, जबकि एक कंपनी है वो। आईटी सेक्टर गिरा, वहाँ का शेयर मार्केट गिरा, तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी आया। तो यही ग्लोबलाइज़ेशन हम और देख लेते हैं यहाँ भी, कि भाई अगर एक जगह इम्पैक्ट आएगा तो बाकी जगह भी इम्पैक्ट आएगा। हमने ये बना लिया कि भाई अमेरिका में अगर बाज़ार गिरा तो हमारा गिरेगा, और वो परसेप्शन के कारण वो एक पैनिक सी सिचुएशन बन गई, जिसमें हर आदमी शेयर बेचने के लिए या फिर उसको सस्ते में खरीदने के लिए तैयार हो गया, दोनों ही चीज़ें। उसको लगा कि ये मेरा नुकसान हो गया, जिसने नुकसान बुक कर दिया, मैं बुक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए प्राइस
जैसे मैंने आपको बताया था 10 रुपए का ग्लास 2 रुपए का हो गया, मैंने बेच दिया, तो वो एक्चुअल लॉस हो गया। लेकिन अगर मैंने उस ग्लास को बेचा नहीं है, तो वो अभी 2 रुपए का दिख रहा है, लेकिन हो सकता है भविष्य में बढ़े। वही लोग बोल रहे हैं हमें। रिसर्च आ जाए कांच के ग्लास से पीने से होते हैं ये फायदे। हाँ, जो 12 का जो लोग बोल रहे हैं, जो सारे बड़े-बड़े बुकिंग हाउसेज़ हैं, या जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, या जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, शेयर ब्रोकर्स हैं, वही बोल रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा। वो मार्केट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि भाई ये डेड एंड नहीं है। अभी और भी चीज़ें आएँगी। हो सकता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए वो कुछ पूरा तो रोल बैक नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ कंसेशंस दे दें या कुछ लीनियंसी बरत दें, जिसकी उम्मीद कम है, फिर भी हम कर या सकते हैं। फिर शायद दुनिया आने वाले कुछ अमेरिका खुद को खुद के लिए तैयार करना चाहता है, दुनिया में बिना एक अमेरिका के दुनिया के लिए तैयार। हाँ, या फिर ये अमेरिका ये भी करना चाहता है कि हम अगर बिग ब्रदर थे, तो हम ही बिग ब्रदर रहेंगे, अभी भी आने वाले समय में। उसके लिए हम अपने आप को इस तरीके से तैयार करते हैं। जैसे अमेरिका ये टैरिफ्स को या सैंक्शंस को अपनी बहुत बड़ी ताकत मानता है, न्यूक्लियर बम से ज़्यादा बड़ा ताकत हो सैंक्शन को। एक मजे की चीज़ हो रही है लेकिन पिछले कुछ समय से दुनिया में कि अमेरिका ने चाइना और रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। खास करके जो यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद शायद 160 से ज़्यादा सैंक्शंस है रशिया। जी, जी। लेकिन रशिया की जो इकोनॉमी है उसको कोई खास ज़्यादा फ़र्क पड़ने, बल्कि रशिया की इकोनॉमी अमेरिका और जी7 देशों की इकोनॉमी की ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसके साथ ही दुनिया भर के जो देश हैं, अब भारत हो, एशियन कंट्रीज़, सब अपने आप को डॉलर फ्री कंट्रीज़ बनाने में लगे, ट्रेड को डॉलर फ्री। भारत करेगा खाद्य की 107 तो एक तरफ अमेरिका इस मेंटालिटी में अभी भी है कि वी आर द बिग ब्रदर, एग्ज़ैक्टली, जबकि रियलिटी दुनिया की चेंज हो चुकी हो है रही है। और अमेरिका उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए अभी तक मेंटली उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया था कि अगर कोई भी कंट्री डॉलर फ्री ट्रेड करना चाहेगी तो हम उसका तुरंत करेंगे, जवाब सैंक्शन लगाएँगे। sanctions हाँ, लगाएंगे। जवाब करारा जवाब। करारा जवाब दिया जी, जाए। जी, तो ये भी एक फैक्टर है क्या? हो सकता है। अमेरिका अपनी बिग ब्रदर की इमेज नहीं छोड़ना चाहता है, और लेकिन अब वो देखिए बिग ब्रदर की हाँ, बिग ब्रदर की इमेज के लिए फिर ऐसा होना चाहिए कि आप अगर किसी के साथ खड़े हैं, तो वो खड़े हैं। बिल- आप ज़ेलेंस्की के साथ खड़े भी हैं और नहीं भी खड़े। अच्छा, अगर इंडियन कंज्यूमर्स की दृष्टि से समझते हैं, मैं हाल ही फिलहाल में कोई वीडियो देख रहा था, कोई फार्म का वीडियो था, तो उन्होंने बताया कि जो आम होते हैं हमारे हैं, जो फल होते हैं, जो टॉप क्वालिटी के होते हैं सबसे अच्छे, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, अमेरिका यूएई दुबई जाते हैं। जो सेकंड ईयर के होते हैं वो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में जाते हैं। थर्ड फोर्थ क्वालिटी के होते हैं वो हमारी सब वो हम जाते हैं। जी, तो अब अगर जैसे फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिका ने 34% सेंक्शन कहा, यानी कोई आदमी जो एक आम बेच रहा था यहाँ पे, वो उसका जो स्पेस वहां पे था स्पेस कम होगा, तो बाकी चीजों को लेकर के भी आम मैंने, क्योंकि गर्मी का मौसम है, खैर बहुत में अल्फांसो 1600 रुपए, क्या बात कर रहे हैं? 1600 रुपए नहीं, किलो। तो ये मेरा तरफ ही है। ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न है ये, ₹1600। क्या भारत के कंज्यूमर्स के लिए, जैसे अब टाटा की गाड़ी है लैंड रोवर अमेरिका भेजने में टाटा को, वैसे वो भारत में अगर 100 रुपए में उसको बेचता था, तो वहां पे अब उसको 100 रुपए में बेचा, उसको 134 रुपए देना पड़ेंगे, वो वहां पे भारी है। ऐसे में जैसे भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बहुत पड़ी, जी, जी। अमेरिका भेजना महंगा पड़ेगा। जी। ऐसे में क्या भारतीय कंज्यूमर्स के लिए चीजें सस्ती होने की संभावना है? जो चीजें यहाँ बन रही हैं जी, उनको हम पहले वहां भेजते थे, वहां भेजने में उनको ज्यादा प्रॉफिट आता था। अब 100 रुपए की को सीधे 150 की नहीं कर सकते, जी, जी। तो वहां का फायदा क्योंकि कम होगा, इसलिए जो भारत के उत्पादक है वापस भारत में सामान होंगे, यहाँ पे शायद अपना मार्केट क्या है। अब हम इसको आज जो उनका डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट आया उससे कनेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा वो कड़वी दवाई है जिसका दूरगामी प्रभाव अच्छा होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में शायद आपको कोई परेशानी है। वो यही चीज़ है कि भाई अगर किसी गाड़ी में कलपुर्जा लग रहा है, तो वो कलपुर्जा अगले 1-2 साल तो लगेगा ही, तो वो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। हो सकता है कि यूएस किसी और कंट्री से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने लगे, लेकिन वो किससे करेगा? अगर किसी मान लीजिए यही 10 देश है दुनिया। नहीं 10 देश हैं, लेकिन अगर किसी गाड़ी में स्पेसिफिक कलपुर्जा लग रहा है और मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है, मेरा उसमें स्पेशलाइज़ेशन है, जितना फाइन ट्यून करके कलपुर्जा मैं ही दे सकता हूँ, तो जब तक आपके यहाँ खुद की यूनिट नहीं लग जाएगी तब तक मैं ही दूँगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन का ये एग्ज़ाम्पल है। मेरा अगर अल्फांसो आम कैटेगरी ए का आप पसंद करते हैं, तो वो पसंद करेंगे, जब तक मैं अल्फांसो उसको उत्पादन ना करने लगूँ।
वहाँ के लोग वो गा लेना छोड़ दें। या खाना ना छोड़ दें। वहाँ तो सबकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन है। अब हम इसको एग्ज़ाम्पल ऐसे लेते हैं कि आईफ़ोन, जिसको लेके अभी भी हमारे यहाँ थोड़ा-सा वो रहता है कि भाई आईफ़ोन है या मैकबुक है ना? तो मैकबुक नहीं सुनिए ना, सुनिए, अगर मैकबुक या आईफ़ोन 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख का भी आएगा, तो एक आय वर्ग है या एक तबका है, आय वर्ग तो मैं नहीं कहूँगा, तबका है, वो तबका तब भी ले लेगा और उसी खुशी से लेगा और उसी दिलचस्पी से लेगा जो वो 1.5 लाख पे लेगा। तो वो आय वर्ग या वो तबका जो वहाँ है, जो किसी प्रोडक्ट को पसंद करता है या किसी सर्विस को पसंद करता है, तो वो लेगा। हाँ, उसके बाद फिर क्या होगा कि वो जो बीच का गैप बचेगा, मान लीजिए हम अगर उदाहरण के लिए छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम मान लीजिए 100 किलो अल्फ़ान्सो हम बेचते थे, तो 30 किलो अल्फ़ान्सो तो हम अभी भी बेच अब वो जो 70 किलो अल्फ़ान्सो है, या तो इंडिया के जो उत्पादक हैं, वो किसी और देश में बेचें उसी रेट पे। मार्केट नया खुलेगा ना हमारे लिए भी, हम एक्सप्लोर करेंगे कि भाई अगर हम कहीं 134 का हम कहीं ₹100 का बेच रहे थे, तो ठीक है हमें कहीं ₹100 कहीं और हमें मिलेगा अल्फ़ान्सो, हम किसी और को वो कराएँगे, एक्सपोर्ट कराएँगे। वो अगर हो जाएगा तो ठीक है और उसके बाद भी हमारे लिए कुछ तो बेनिफिट रहेगा। साइंस जी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की और बहुत सारे सवालों पर चर्चा की। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ आपको लग रही है जिसके बारे में शायद हमें बात करनी चाहिए थी और उससे छूट गई? देखिए कुछ चीज़ें हैं, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वो जो कियोस्क है या पैनिक सिचुएशन है या अनिश्चितता है या लोगों का भय या जो सुबह से हम न्यूज़ में देख रहे हैं 9 सवा 9 बजे से कि सेंसेक्स गिर गया, 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, इतना परसेंट गिर गया, इतनी ओपनिंग थी, इतनी क्लोजिंग थी। देखिए उसको हमको अलग-अलग किस्म से थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमको घबराना नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम घबराएँ। और या हमारा भविष्य कैसा होगा, अनिश्चितता किसी किस्म की अनिश्चितता नहीं आ रही है बहुत लंबे समय तक हमारी अर्थव्यवस्था में। क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के पहिए अलग हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए अलग हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कंज़म्पशन बेस्ड है, हमारी अर्थव्यवस्था अलग है। हम प्रोडक्शन भी करते हैं, हम कंज़म्पशन भी करते हैं। हम हमारा प्रोडक्शन किया हुआ मटेरियल यूज़ भी करते हैं। हम प्रोडक्शन इतना भी कर लेते हैं कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर दें। तो पहिए सबके अलग-अलग हैं। हर व्यक्ति के दायरे अलग हैं। उनकी सीमाएँ हैं, दुनिया पूरा मार्केट है। अगर अमेरिका का मार्केट मान लीजिए एक स्तर पे बंद भी हो गया कि एक पायदान पे जाके उसकी सीमाएँ हो गई, अब हम नहीं जा सकते। तो बहुत बड़ी दुनिया है बिल्कुल। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार हम खुद हैं। हम खुद हैं और ये कई ऐसे एडिटोरियल्स में आर्टिकल्स आ भी चुके हैं, बड़े-बड़े हिंदी अखबारों में और अंग्रेज़ी अखबारों में, कि हम इतने बड़े मार्केट है कि हर हर दे दुनिया का हर देश हमारे साथ आके व्यापार कराना चाहता है, करना चाहता है व्यापार और ये चाहता है कि हमारे उसके साथ संबंध अच्छे हों और संबंध आज के दौर में उसी से अच्छे होंगे, जिसके साथ हमारे साथ आर्थिक लेन-देन हो और तालमेल बेहतर बने। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे कि सबसे पहली चीज़ होती है, मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा कि ये एक काँच का ग्लास है। अब इस काँच के ग्लास की कीमत है ₹10। अब मैंने ये सोच के इसको खरीदा है कि ये मैं अगले 5 साल तक रखूँगा, तो मैं कहलाऊँगा इन्वेस्टर। 2 चीज़ें होती हैं शेयर मार्केट में, इन्वेस्टर और ट्रेडर। इन्वेस्टर वो होता है जो अब उस शेयर को इस तरीके से खरीदता है कि वो एक लंबी अवधि तक उसको रखेगा। उसमें से होने वाले डिविडेंड की आय को अपना मानेगा और फिर उसमें उसको जब मुनाफ़ा लगने लगेगा जब उसकी ज़रूरत होगी उसको वो सेल कर देगा। तो जब इन्वेस्टर जो होता है, जैसे सभी लोग ये कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से बचना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। बाकी सबकी अपनी-अपनी इच्छाएँ हैं, सबके अपने-अपने पर्पज़ हैं। तो अगर मान लीजिए मैं एज़ एन इन्वेस्टर इस ग्लास को खरीद रहा हूँ ₹10 का और मैंने माना है कि यार मैं इसको 5-6 साल रखूँगा। तो इसकी ग्लास की कीमत आज ₹2 हो जाए, ₹1 हो जाए या हम एक अलग ही सिचुएशन में, अलग दुनिया में जाता है कि नेगेटिव, कि जिसके पास ग्लास है उसको भी ₹2 देने पड़े, हाँ, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो 5 मुझे तो 5 साल रखना है और ये नहीं है कि ₹2 देना पड़ सकता है। नेगेटिव वाली जो वो तो अतिशयोक्ति है, पॉसिबल ही नहीं। अगर मान लीजिए इसकी कीमत ₹2 भी रह गई, तो मुझे कोई हाँ, मुझे परेशानी होगी कि यार ऐसा क्या हो गया कि ये ₹2 का हो गया। लेकिन जब मैं जो शब्द आप सुनते होंगे, हम सब सुनते हैं कि फंडामेंटल्स, फिर हम ये देखेंगे कि साहब इसका कारण क्या था? क्या ये कारण दीर्घकालिक है या निश्चित समय अवधि के लिए है और उसके बाद खत्म हो जाएगा? फिर मैं अगर समझूँगा कि नहीं साहब, ये तो मैं 5 साल रखूँगा और मुझे श्योरिटी है कि साहब ये तो आज ₹10 का हो गया, ₹2 का हो गया, लेकिन आने वाले समय में धीरे-धीरे करके ये 5 साल बाद या 6 साल बाद जब मुझे बेचना है तो 12, 13, ₹16 का हो जाएगा।
तो मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा शेयर मार्केट गिरा है या चढ़ा है। चढ़ा है तो भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे तो 5 साल बाद बेचना है। हाँ, फिर मैं ये कर सकता हूँ कि साहब फ़ायदा हो रहा है तो आज बेच दो, कोई और मैं वो शेयर खरीद लेता हूँ या प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। अब होता है ट्रेडर। ट्रेडर का ये पर्पज़ रहता है कि साहब आज मैंने खरीदा है, मुझे शाम को इसको निकालना है। अब साहब मैंने आज खरीद लिया और वो नुकसान हो गया, तो मुझे दिक्कत है। और या फिर किसी शेयर की सेलर्स हमारे पास इतने ज़्यादा आ जाएँ कि उसकी प्राइस गिरने लगे, कि साहब ₹10 भी बेचने वाले हैं, जैसे इसको खरीदने वाले ₹9 पे भी हैं, ₹8 भी है, ₹3 पे तो ₹3 पे तो खरीदने वाले बहुत लोग हैं। तो उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू कम हो गई। अगर मैंने ₹10 का लिया है और ₹3 पे मुझे बेचना है, मतलब ₹10 है और मुझे ₹3 में बेचना पड़ा। चलिए ये आज के लिए नहीं, कल 1 दिन 2 दिन के लिए रखा हुआ है और ₹3 में मुझे बेचना पड़ा क्योंकि मैं उससे ज़्यादा रख ही नहीं सकता उसमें। कोई भी कारण हो सकता है, तो मुझे वो नुकसान हो जाएगा। तो ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि मुझे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसे के लिए इंट्राडे हाँ, पैसा बनाना है, इंट्राडे में करना है तो उनको ज़्यादा नुकसान होता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, उन पे इम्पैक्ट कम पड़ता है। कुल मिला के चर्चा का लबोलुआब ये है कि घबराने की बात नहीं है। ग्लास वापस से ₹10 का होगा। हो सकता है अल्फांसो आपको सस्ते मिले, हो सकता है। और भारत की अर्थव्यवस्था यूएस की अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं है। भारत स्वतंत्र रूप से भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही। अब जल्दी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। समय-समय पर हम इस तरह के ऑफ टॉपिक वीडियोस भी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इस चर्चा के लिए हमारे साथ थे एडवोकेट सानिध्य पस्तोर, जो कर सलाहकार हैं, और अगर आपको भी आपके पैसे बचाने हैं तो उसमें साहिब जी आपकी मदद कोशिश कर सकते हैं। लगातार आयुष से जुड़े रहिए। आप में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।